जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भैया बहनों, आपको अवगत कराना चाहेंगे कि पूर्ववर्ती वीडियो में आपने मृदा संसाधन के अंतर्गत कुछ ज्ञान अर्जन किया। आज हम आपको मृदा संसाधन के बारे में वर्णित कराते हैं कि मृदा संसाधन किसे कहते हैं और इसे कितने भागों में विभक्त किया गया है, इसका वर्गीकरण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जीवन प्रारंभ हुआ तो मनुष्य ने अपने आप को एक प्रकार से समस्त प्रक्रियाओं से विहीन प्राप्त किया। जब मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ तो उस समय पृथ्वी पर किसी प्रकार से रहन सहन की प्रवृत्तियों में वह निपुण नहीं था। तब धीरे धीरे उसने अपने आप को यह पाया कि वह कुछ सीख रहा है। उसने अपने तन को ढकना सीखा, पत्थरों के बारे में जानकारी प्राप्त की, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त किया, आग के बारे में जानकारी प्राप्त किया। फिर धीरे धीरे उसे भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। फिर उसने नवपाषाण काल आते आते कृषि के बारे में अध्ययन किया, जिससे हम समझ सकते हैं कि कृषि का कितना बड़ा महत्व है। फिर उसने रहने के लिए स्थान बनाए, फिर जल की खोज हुई। इस तरीके से सब के बारे में जल की खोज तो पूर्व में हो चुकी थी, परंतु जलाशय का निर्माण करवाने की स्थितियों का पता बाद में चला। तो इस तरीके से एक व्यक्ति को जो रहने की आवश्यकता होती है वह होती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो इन समस्त चीज़ों की प्राप्ति के लिए पृथ्वी भूमि संसाधन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। भूमि पर ही घर बनाया जा सकता है, भूमि पर ही तमाम प्रकार के औद्योगिक केंद्र स्थापित किए सकते हैं, भूमि पर ही तमाम प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं, कृषि कार्य किया जा सकता है, या किसी भी प्रकार से कहें कि ईंट उद्योग से लेकर ऐसे तमाम प्रकार के उद्योगों का निर्माण भी किया जा सकता है। मृदा हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो इस प्रकार से हम आज मृदा संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आज की इस कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का एक अहम और महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके बारे में आप समझें तो मृदा संसाधन से हाई स्कूल की परीक्षा में, मैट्रिकुलेशन में कम से कम 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें बच्चों को बड़ी समस्याएं होती हैं कि कौन सी मृदा किस प्रकार से कहाँ पर पाई जाती है और इसका ग्रोथ क्या है और किन किन चीज़ों की उत्पत्ति होती है, इसमें उत्पादन कौन कौन से होते हैं, यह समस्त बातें देखने को मिलती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने दोस्तों को हेल्प करें पढ़ने के लिए। आप वीडियो में दिए गए ब्लू लिंक पर क्लिक करके आप YouTube के माध्यम से ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं। जो बच्चे फेसबुक या व्हाट्सएप या विभिन्न प्रकार से तकनीकी माध्यम से ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मृदा संसाधन, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण संसाधन है, जिसे प्राकृतिक रूप में जाना जा सकता है। नवीकरण का अर्थ है जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हो और जिसका असीमित भंडारण हो, उसी को हम नवीकरण, यानी उसका कोई न कोई रूप हम दूसरे रूप में परिवर्तित करके प्रयोग में ला सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिट्टी एक नवीकरणीय संसाधन है। इसके पहले पूर्व में आपने पढ़ा कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन। उसमें से नवीकरणीय संसाधन वही होता है जिसको हम एक चक्रीय अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से जल को वाष्पीकृत किया जा सकता है और वाष्प से फिर से उसे बर्फ बनाया जा सकता है और पुनः उसे जल के रूप में प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से किसी भी नए चीज़ों को हम उसका प्रतिरूप बदल कर प्राकृतिक रूप जो भी है उसे हम यूज करते हैं, प्रयोग में लेते हैं, उसी को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन में आप समझ पा रहे हैं कि मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। हमारा भारत देश विभिन्न प्रकार के उच्चावच तथा भू आकृतियों एवं
जलवायु वाला तथा वनस्पतियों वाला देश माना जाता है, जहां पर हमारे भारत देश में उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। यहाँ पर रहन सहन अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलता है। पूरे भारत में ऋतुओं की बात करें तो अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के मानसून देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और जलीय जीव तथा धरातलीय जीव भी अलग अलग ही पाए जा सकते हैं। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत देश में जो मृदा है वो अलग अलग स्थानों पर विभिन्न प्रकार के टाइप्स की हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि मृदा कितने प्रकार की होती है। भारत देश में मृदा का अगर हम बात करें तो मृदा 6 प्रकार की मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसमें से जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा या वनीय मृदा को वर्गीकृत किया गया है। यह जितने भी मृदाएं हैं, जितनी भी मिट्टियां हैं, सब अलग अलग स्थानों पर पाई जाती हैं। सबसे पहले अध्ययन करते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। जलोढ़ मृदा वह मृदा होती है जो भारत के उत्तरी भागों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगर बात करें तो संपूर्ण भारत में इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें भू आकृतियों के अनुसार 42%, 40 से 42% सबसे अधिक मात्रा में यह मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो उत्तर भारत में सबसे अधिक देखने को मिलती है, जो कि उत्तर प्रदेश तथा और कह सकते हैं कि बिहार, झारखंड या पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ या कुछ धरातलीय तटीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इसमें से मध्य प्रदेश भी कुछ इस क्षेत्र में आता है, राजस्थान का कुछ क्षेत्र, दिल्ली का कुछ क्षेत्र या कर्नाटक, तमिलनाडु, अन्य क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा प्राप्त की जाती है, परंतु सबसे ज्यादा मात्रा में उत्तर भारत में। तो यह मृदा 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है खादर, एक मृदा होती है खादर, एक होती है बांगर। इन दोनों मृदाओं के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो खादर वह मृदा होती है जो सबसे ज्यादा उर्वरक क्षमता वाली होती है। यह जितने भी मृदाएं हैं, खादर हो या बांगर हो, जो जलोढ़ के अंतर्गत आती हैं, यह नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमा होने के उपरांत पैदा होती हैं। जैसे कि गंगा, हमारे उत्तर भारत में गंगा नदी का प्रादुर्भाव देखने को मिलता है, जो उत्तराखंड से निकलकर गंगोत्री से प्रारंभ होती है, जो भारत की सबसे लंबी नदियों में इसका प्रादुर्भाव है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र या यमुना नदियों का जो दोआब क्षेत्र होता है, यानी इनके द्वारा जो बहाकर अपरदित करके, अपक्षय करके भूमि को तोड़, यानी जल के माध्यम से भूमि को तोड़ तोड़कर एक स्थान दूसरे स्थान पर लाकर किनारे पर जमा कर देते हैं, तो उस तटीय क्षेत्र में जो जमाव देखने को मिलता है, उसी भूमि पर जब कोई किसान कृषि कार्य करते हैं तो कृषि करते समय जो भी उत्पादन करते हैं वही उनका एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। हम आपको प्राचीनता का बोध कराएं तो यह देखने को मिलेगा कि पुरातात्विक प्रक्रियाओं के द्वारा जो मिस्र की सभ्यता थी, उसमें नील नदी जो मानी गई वह मिस्र का वरदान मानी जाती थी, क्योंकि उस नदी के द्वारा ऐसे उत्पादन चीजों को लाया जाता था, ऐसी मिट्टियों का कटाव देखने को मिला, जिसके ऊपर वहां पर पहले शुरुआत में बहुत जल इकट्ठा हो जाता था, बाद में वह जल धीरे धीरे करके कम हो जाता था। तो उसके तटीय स्थानों पर लोग कृषि कार्य करते थे, इसमें नील की खेती ज्यादा करते थे। इससे यह पता चलता था कि वहां पर बहुत अधिक मात्रा में नील की खेती की जाती थी, जिससे उनका एक व्यापारिक क्रिया का जन्म हुआ था और उसी के ऊपर उनका पूरा का पूरा जीवन निर्वाह होता था। तो इस तरीके से आप जानिए कि मृदा का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है, और नदियों को इसलिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देखा गया पूर्व काल में, क्योंकि नदियों किनारे किसी भी सभ्यता का जन्म देखने को मिलता है। तो खादर मृदा जो कि ब्रह्मपुत्र तथा यमुना या कह सकते हैं गंगा नदी के द्वारा लाए गए अपरदित भूमि के कणों के माध्यम से एक जमाव पर, एक अवसाद के जमा होने पर प्राप्त की जाती है।
खादर मृदा नई मिट्टी जो बार बार अलग अलग प्रकार की मिट्टियां एक के ऊपर जमा होती हैं, दूसरी मिट्टी नई मिट्टी आती है जिससे उपजाऊपन अधिक होने लगता है, तो उसी को हम खादर मृदा करते हैं। यह बहुत उपजाऊ होती है। कहने का अर्थ है जब एक नदी एक दूसरे नदी को एक परिक्षेप काटती हो एक दूसरे को, तो जो भूमि का भाग बच जाता है वह दोआब कहलाता है। उसी पर यह खेती की जाती है जो तटीय क्षेत्र होता है। तो इस तटीय क्षेत्र पर अधिक मात्रा में जल के घिराव के कारण बार बार मिट्टी जमा होती है, जिससे इसकी उर्वरक क्षमता लगातार बढ़ती चली जाती है। तो इसकी उर्वरक क्षमता बढ़ने से यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में होता है। दूसरी बात करें बांगर की, तो बांगर मृदा जो है यह पुरानी मृदा है जो एक बार जलोढ़ के अंतर्गत यानी मिट्टी के जमाव के अंतर्गत सबसे निचले पायदान पर पाई जाती है। जब मृदा का एक के ऊपर एक जमा होता है तो जो मृदा पुरानी हो जाती है उसको हम कहते हैं बांगर, परंतु इसमें उत्पादन की प्रक्रिया कम देखने को मिलती है। चूना, पत्थर, ग्रेफाइट यह समस्त चीजें इसमें पाई जाते हैं। यह लौह युक्त बहुत कम मात्रा में होती है, चूना युक्त बहुत अधिक मात्रा में होती है। फास्फोरस के कण भी इसमें देखने को मिलते हैं, कैल्शियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया, परंतु सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें चूना पाया जाता है। और इसमें यह मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में चिकनी नहीं होती है, यह दोमट मिट्टी भी इसको कहा जा सकता है। तो इस तरीके से आपने जलोढ़ मृदा के बारे में समझा। इसमें उत्पादन की बात करें तो इसमें आप उत्पादन कर सकते हैं गन्ना, गेहूं, चावल या इस तरीके से तमाम चीजों का आप उत्पादन कर सकते हैं, सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसलिए पूरे उत्तर भारत में यह उत्पादन की दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ मृदा है और भारत की सबसे अधिक उत्पादन करने वाली मृदा में भी इसका नाम देखने को मिलता है। अब हम दूसरे मृदा के बारे में बात करेंगे, काली मृदा के बारे में। आपने जलोढ़ मृदा का अध्ययन किया, अब काली मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं। काली मृदा एक प्रकार से आप समझ पाएंगे काली मृदा के बारे में। काली मृदा जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जो कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसका एक दूसरा नाम है रेगुर मृदा। रेगुर मृदा यह एक प्रकार की बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसमें मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। फास्फोरस की मात्रा तो ज्यादा नहीं कह सकते, परंतु मैग्नीशियम की मात्रा इसमें ज्यादा पाई जाती है। कैल्शियम भी इसमें प्राप्त किया जाता है। यह ऐसी मृदा है जो बहुत अधिक मात्रा में चिपचिपे प्रकार से देखने को मिलती है। यह भारत के गुजरात और कह सकते हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ऐसे राज्यों में इसका प्रादुर्भाव ज्यादा देखने को मिलता है। इस मृदा में अगर हम बात करें तो केली की फसल या गन्ने की फसल या और भी हल्दी, इन समस्त फसलों का उत्पादन देखने को मिलता है। यह मृदा ज्यादा मात्रा में जल के घिराव में आ जाए तो बहुत अधिक मात्रा में इसको हम चिकनी मिट्टी भी कह सकते हैं, चिपचिपापन इसमें ज्यादा होता है। तो यह कपास के लिए गोल्डन मानी जाती है, यानी गोल्डन, व्हाइट गोल्डन इसको कहा जाता है कपास को। तो कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही खास मानी जाती है काली मृदा, जो भारत के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं लाल और पीली मृदा के बारे में। लाल और पीली मृदा जो है यह हमारे भारत के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है और कुछ धरातली समतली क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जैसे बात करें आप बिहार के क्षेत्र में जाइए, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, या छत्तीसगढ़ जाइए, उड़ीसा जाइए, पश्चिम बंगाल में जाइए, तो यह ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में देखने, अरुणाचल प्रदेश हो गया या हिमाचल प्रदेश, इस साइड में अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। जहां पर अगर हम बात करें लाल या पीली मृदा के बारे में, तो लाल या पीली मृदा जो है यह बहुत अधिक मात्रा में, जैसे पर्वतीय शैल होते हैं, शैलों के टूटने से होता है, शैलों के विघटन से इसका जन्म होता है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ज्वालामुखी के उद्गार के उपरांत जो मैग्मा निकल कर बाहर आता है और वह पृथ्वी के ऊपर फैल जाता है, तो उसमें जो लाल रंग देखने को मिलता है
वह मैग्नीशियम के कारण देखने को मिलता है, और जो उसमें पीला रंग हो जाता है वह लवण युक्त होने के कारण, इसमें लवण प्रक्रिया ज्यादा देखने को मिलती है, इससे होता है। यह मृदा भारत के क्षेत्रों में जैसा कि हमने बताया पाई जाती है, और इस मृदा में ज्यादा से ज्यादा हम कपास का उत्पादन भी कर सकते हैं, गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं, मक्का का उत्पादन कर सकते हैं, या इस तरीके से कई फसलों का उत्पादन हम कर सकते हैं। तो आपने लाल मृदा के बारे में समझा, जिसका एक दूसरा रूप पीली मृदा ही मानी जाती है। चलिए अगले चरण में पहुंचते हैं, घा जो लेटेराइट मृदा है इसके बारे में समझते हैं। लेटेराइट मृदा जो है मुख्य रूप से आप समझिए तो पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाया जाता है। लेटेराइट मृदा थोड़ा अगर हम परतदार के क्षेत्र में देखें, भूमि की परतों के बारे में देखें, तो यह बहुत अधिक मात्रा में परतदार नहीं होती है। यह एक प्रकार से कंक्रीट मृदा कही जाती है, जैसे हम कहें कि असम का क्षेत्र हो गया, या केरल का क्षेत्र हो गया, या तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया। इन क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि चट्टानों के टूटने से अवक्षेपित होकर जब पदार्थ एक स्थान दूसरे स्थान पर विक्षोभ हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो उनके जो कण होते हैं, उनके कणों के द्वारा इस मृदा का प्रादुर्भाव होता है। लेटेराइट मृदा में कहवा, चाय या ऐसे तमाम प्रकार के वनस्पतियों का उत्पादन हम देख सकते हैं। यह हमारे भारत देश के असम या तमिलनाडु, कर्नाटक या कह सकते हैं केरल क्षेत्र में प्राप्त की जाती है। केरल क्षेत्र में प्राप्त की जाती है। तो इस मृदा को आपने समझा कि यह पर्वतीय मृदा के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं। अगली मृदा है मरुस्थलीय मृदा। अंगा है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा वह मृदा होती है जो ज्यादातर मात्रा में ऐसे क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर उपजाऊपन कम देखने को मिलता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में वहां पर उपजाऊपन होता ही नहीं है। और कारण क्या है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक रूप से जल वर्षा बहुत कम हो रही हो, तो वहां पर जो पृथ्वी का भाग ऊपरी सतह होती है, वो जल वर्षा न होने के कारण उसमें दरार सी पड़ जाती है, और वह टूट टूट कर विघटित होकर अलग अलग स्थानों पर पहुंच जाता है, जिससे उसकी उपजाऊपन प्रक्रिया कम हो जाती है, और शुष्क क्षेत्र भी में यह प्राप्त की जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे हमारे भारत का एक बहुत ही विशालकाय क्षेत्र माना जाता है, जो राजस्थान में है, क्योंकि वहां पर जल वर्षा कम देखने को मिलती है। जैसे उसमें हमारे भारत देश में थार का पठार या पामीर का पठार, ऐसे कई पठारों में इसका प्रादुर्भाव भी देखने को मिलता है। या एक प्रकार से यहाँ पर अगर कुछ बात किया जाए कि कौन कौन से पौधे उत्पन्न हो सकते हैं, तो कैक्टस या नागफनी जैसे कटीले झाड़ी वाले यहाँ पर कुछ पौधों का प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। इस मृदा में जल सोखने की प्रक्रिया कम देखने को मिलती है, या भी अवघटित होकर टूट टूट कर एक स्थान दूसरे स्थान पहुंच जाती है। और यह हमारे भारत देश के राजस्थान या तमिलनाडु या हम कह दें तो ऐसे तटीय क्षेत्रों में प्राप्त की जाती है। तो इस तरीके से अगले चरण पहुंचते हैं वनीय मृदा। वनीय मृदा वह मृदा होती है जो भारत के वनीय क्षेत्र में प्राप्त की जाती है। जैसे हमारे भारत देश का कुछ तटीय क्षेत्र भी है जहां पर वन पाए जाते हैं। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो हम आप देखते हैं कि वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा एक दोआब क्षेत्र का निर्माण होता है, जहां पर मैग्रोवन सुंदरवन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के नाम से जाता है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। तो उस क्षेत्र में मैग्रोवन की प्रजाति ज्यादा देखने को मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब पश्चिम बंगाल से थोड़ा और आगे बढ़ती है और उस तरफ से गंगा नदी आती है, तो दोनों का जो मिलाप होता है, तो पश्चिम बंगाल से पहले वह बांग्लादेश में आती है, फिर आगे बढ़ती है। तो आगे चलते हुए जब वह दोनों मिल जाते हैं, उनके मिलने के पहले जो क्षेत्रफल एक कटाव के रूप में देखने को मिलता है, वही मैग्रोवन की प्रजाति वाला कहा जाता है, जिसको हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं।
वहां पर यह वनी मृदा का भी प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। भारत के जितने भी प्रायद्वीपीय कह सकते हैं पर्वत श्रृंखलाएं हो या हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हो, समस्त क्षेत्रों में वनी मृदा का एक प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। वनी मृदा में अगर आप ह्यूमस की मात्रा कहें तो ह्यूमस की मात्रा कम देखने को मिलती है। इसके पहले हम बता दें कि लेटेराइट जो मृदा थी उसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती थी, क्योंकि ह्यूमस एक ऐसे गाद टाइप की मिट्टी होती है जो मृदा गल एक मृदा और भी होती है जिसमें आपने इसमें नहीं दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि छठी मृदा के बाद एक मृदा आती है जिसको हम कह सकते हैं कि गाद मृदा, जो कि तालाबों के या जलाशयों के किनारे प्राप्त की जाती है, जो एक के बाद एक उसमें मृदा सड़ जाती है और सड़ने के बाद उस गाद के रूप में हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमस, कि उनमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा प्राप्त की जाती है। ह्यूमस का अर्थ है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जलाशय अधिक होता हो और जल वर्षा के कारण उसमें कीचड़ की उत्पन्न हो जाते हो, वो कीचड़ में उपजाऊपन प्रक्रिया जन्म ले उसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो ऐसे वनी मृदा में कुछ ह्यूमस की मात्रा देखने को मिलती है, जिसके कारण इसमें तमाम प्रकार के वनस्पतियों का प्रादुर्भाव होता है। इस तरीके से आपने मृदा के बारे में अध्ययन किया, और मृदा के बारे में पढ़ते समय आपको किसी भी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है या अध्ययन करते समय कोई भी दिक्कत आपको देखने को मिलती है कि इसमें यह पार्ट बाकी रह गया, कुछ और समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर नीचे स्क्रिप्ट करते हुए आप कमेंट करेंगे, और कमेंट करते समय आप हमें हमारी इस वीडियो क्लिप में जो भी समस्या होते हैं उस पर मदद करेंगे और अध्ययन करते रहेंगे। इस तरीके से आप इस वीडियो का अध्ययन करें, लाइक तथा शेयर करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में चर्चित करें तथा उन्हें वर्णित कराएं इस चैनल के बारे में। और हम आपसे यह अनुग्रह करेंगे कि लॉकडाउन की प्रक्रियाओं का प्रादुर्भाव जो देखने को मिला था वह अपनी चरम सीमा पर है और उसका अंतःकरण चल रहा है। तो इस तरीके से आप अपने आप को एक ही स्थान पर सुयोजित करते हुए इस छुआछूत जैसी तमाम महामारी को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील रहें, और आने वाले समय में भविष्य में यह कामना करें प्रभु से कि यह महामारी जो वैश्विक प्रक्रिया धारण कर ली है नष्ट हो जाए, और घर में खूब अध्ययन करें, खूब आगे बढ़ें। इसी मनोकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।